यहाँ पे जो तकलीफ है सबको इतना तकलीफ है। देखो धुआं है, बारिश में गंदा बास आता है, बहुत कुछ तकलीफ है। किसको टीवी हो जाती है, किसको धुएं से दम घुट जाता है, हाँ किसको खाना नहीं जा रहा है। अभी देखो जो चुनाव के लिए आ रहे हैं, जो बोले दादा ने जो चुनाव के लिए आ रहे हैं, इनको खाली वोट देंगे, वो खाली बोलेगा हाँ, हम तुम्हारा काम करते, कुछ कोई नहीं करता है। हम चुन के आएंगे, तुमको ये बना के देंगे, वो कुछ नहीं। हमको कुछ मत दो, खाली डंपिंग का करके दो। दोस्तों डीटीआई न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय शहर की एक बड़ी आबादी के लिए नासूर बन चुका है, जिस पर कई लोगों ने आवाज बुलंद की, पर या तो वो आवाज दब गई या फिर कहीं गुम हो गई। कारण जो भी हो, पर आज यह समस्या एक विकराल रूप लेकर हम सभी के सामने खड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 7 मंजिला तक छू रहे डंपिंग ग्राउंड को, जहां आए दिन कोई ना कोई हादसा या विरोध के स्वर गूंजते हैं, जिसका सॉल्यूशन या जवाब ना तो ठेकेदार कोणार्क एनवायरो के पास है, ना प्रशासन के पास, और ना ही स्थानिक नेताओं के पास। जनता ने अब स्थानिक नेताओं से इसका जवाब मांगना भी बंद कर दिया है। तो आइए आज मिलते हैं वहां के कुछ एक्टिविस्ट से, जिन्होंने हाल ही में यह मुद्दा अपने जिम्मे उठाया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उल्लासनगर का डंपिंग ग्राउंड पूरे शहरवासियों के लिए आज एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। तो इसी विषय में आज हमने हमारे चैनल पर इनवाइट किया है श्री मनीष ठाकुर जी को और श्री विशाल बत्रेजा जी को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है और आगे इस मुद्दे पर इन्होंने क्या काम किया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मनीष जी और विशाल जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। विशाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जैसे कि आपको पता है कि कचरा मुक्त आह्वान उल्लासनगर में सफाई के टेंडरधारी जो कोणार्क एनवायरो हैं, उनकी रोज एक गाड़ी घूमती है जिसमें एक गाना भी चलाया जाता है, जिसमें ये आह्वान होता है कि आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग से दीजिए। तो क्या ये आह्वान पब्लिक तक पहुंच रहा है, और अगर पब्लिक गीला सूखा कचरा अलग अलग करके दे रही है तो आगे उसका डंपिंग ग्राउंड में क्या होता है, जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए चंदन जी, ऐसा है कि ना तो वो गीला और सूखा कचरा अलग मांग रहे हैं, ना पब्लिक दे रही है, और ना ही वो डंपिंग ग्राउंड में गीला और कचरा सूखा कचरा अलग करके डाल रहे हैं। वो टैक्स तो गीला और सूखा कचरा अलग करके लेने की ले रहे हैं, लेकिन ये हमारे शहर के साथ बहुत बड़ा अन्याय और धोखा हो रहा है और हमारे लोगों की जेब काटी जा रही है। यहाँ पे जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, उन्हें ये सब देखना चाहिए, और जो जानकार लोग हैं उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए कि हमारे शहर में ये हो क्या रहा है। क्या थोड़ा आप ये बता सकते हैं कि क्या कैलकुलेशन के हिसाब से कचरा उठाया जाता है, और प्रशासन ने किस हिसाब से टेंडरधारी को ये कचरा उठाने का काम दिया हुआ है? देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो लोग कुछ 5 किलो के हिसाब से प्रति घर के हिसाब से वो टेंडर उन्होंने उठाया है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी किसी घर से 100 ग्राम 200 ग्राम, कोई ऐसे भी घर है जहाँ से कचरा निकलता भी नहीं है। तो क्या इस मामले में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है? क्लियरिटी तो देखो, अभी जब भी हम उसमें उतरेंगे, हम देखेंगे कि क्या है वहाँ पे, कितना कचरा निकल रहा है और किस हिसाब से वो लोग ले रहे हैं प्रति घर। तो जानकार जो व्यक्ति रहेगा वही सवाल कर सकते हैं। हम तो अपने हिसाब से जितनी हमें जानकारी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन की आंखें खुले और उनका इन मुद्दों पे ध्यान जाए कि किस कदर से वो कचरा ले रहे हैं और टैक्स ले रहे हैं और काम कैसे हो रहा है। मनीष जी, डंपिंग ग्राउंड की परिस्थिति आज की डेट में क्या है, क्या चल रहा है आखिर वहां पे? डंपिंग ग्राउंड की परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो अवमानना हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा ऑर्डर है, पेनल्टी पे स्टे ऑर्डर है, पर धुएं के ऊपर एनवायरनमेंट इनको नहीं करना है, फिर भी ये एनवायरनमेंट कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। उस दिन हमने अर्जी दी थी कुकरने साहब पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को कल्याण में, तो उनको हमने कहा था विजिट करने के लिए। तो 18 तारीख को शाम को मैंने कॉल किया सर को, सर यहाँ पे माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत एनवायरनमेंट हो रहा है, बहुत धुआं हो रहा है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है हमको, आप आइए और विजिट कीजिए। मैं कोकरने साहब जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात को 9:30 बजे वो डंपिंग ग्राउंड पर आए, उन्होंने विजिट किया। मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट का सब ऑर्डर्स दिखाए उनको, सर ऐसा ऐसा उनको धुआं नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक तक मैं मोनो वैन का बंदोबस्त करता हूँ, जैसा उसमें गैस नहीं हो
और मैं महानगर पालिका को लिखित में देता हूँ कि फायर ब्रिगेड बढ़ाया जाए। और मैंने बोला सर ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन हमको चाहिए। तो सर ने हमको कहा कि मैं महानगर पालिका को लिखित में देता हूँ कि यहाँ से डंपिंग हटाओ और उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तब तक हम ये कार्रवाई उसमें करेंगे हम। ये तकरीबन डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या है वो कितने साल से जस की तस बनी हुई है? ये 6 साल से वैसे की वैसे ही बनी पड़ी है, नहीं इसमें कुछ कार्रवाई हो रही है, नहीं कुछ हो रहा है उसमें। तो आखिर कोकरनेट साहब जो हैं उन्होंने आपको आखिरी में आश्वासन क्या दिया? आखिरी में आश्वासन ऐसे दिया कि हम मोनोवैन का बंदोबस्त करके हम यहाँ पे मोनोवैन करेंगे इसमें धुआं कम करने की कोशिश करेंगे इसमें हम, और फायर ब्रिगेड भी बनाएंगे। वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो कोकोनट साहब हैं वो एकदम बेबस और लाचार लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे आए हैं। मैं आपको और आपकी टीम को बोलूँगा, आप एक बार वहाँ जाइए, विज़िट कीजिए। वहाँ के लोगों की आप परिस्थिति देखिए, कैसे वो 6 साल से वहाँ रह रहे हैं। सफर हम सफ़र कर रहे हैं वो। हम वहाँ पे आधा घंटा रुक नहीं सक रहे थे, हमारी साँस फूल रही थी। वहाँ जो बच्चे जिनको टीबी, कैंसर हो रही है, हमने आरटीआई डाला हुआ है 6 साल पहले। वहाँ पे कितने मरीज़ थे टीबी और कैंसर के, और अभी कितने मरीज़ हैं और कितने लोगों की जान गई है। हमने जब भी उनसे ये सवाल किया, तो उनकी बोलती बंद थी। अच्छा, अभी इसी दौरान नेताओं का अगर जिक्र मैं ना करूं तो शायद ये चीज ज्यादा क्लियर ना होगी। तो आप जिन रहवासियों का और क्षेत्रवासियों का जो एक जिक्र उठा रहे हैं, तो ये भी तो किसी नेताओं के वोटर रहे होंगे। तो उन नेताओं ने अब तक इतने पिछले 6-7 साल में कुछ काम किया है या नहीं किया? देखो, आपको भी पता है नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए रहते हैं। उनके बाद उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि पब्लिक जिए हमारे। वहाँ की जनता की जो परिस्थिति है, वो तो खुला बोल रहे हैं ना। अभी इलेक्शन के टाइम पे उनको आने दो वोट मांगने के लिए। मैंने इसीलिए आपको बोला एक बार आप वहाँ विजिट कीजिए। बहुत सारे नेताओं ने ये मुद्दा उठाया, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या तो उनकी आवाज़ दबा दी गई, या तो फिर पता, ये उल्लासनगर की जनता है, ये सब जानती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मनीष जी, हाँ। आप ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक रख रहे हैं, तो क्या स्ट्रेंथ है आपके पास और आप इस मैटर को किस हद तक लेके जाने का मूड बना चुके हैं? हम ये जो मैटर है, जो अपना डंपिंग का जो मैटर है, हम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की तरफ से हमने सोचा एसडी ऑफिस में भी अभी हम अर्जी देने वाले हैं मंडे को। इसके बाद हम कलेक्टर के पास भी जाने वाले हैं अर्जी देने के लिए। इसके बाद हम डब्ल्यूएचओ में भी अर्जी देंगे। ओके। डब्ल्यूएचओ भी हम लोग जाने को तैयार है। स्विट्जरलैंड की डब्ल्यूएचओ है, वहाँ पे ब्रांच है, और इंडिया में दिल्ली में ब्रांच है। हमने सब एड्रेस निकाला है हमने, और हमको वो भी अर्जी देंगे विद डॉक्यूमेंट, विद पब्लिक का साइन के साथ कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे अपने को नहीं चाहिए। पिछले 1-2 महीने से लगभग आप ये जो मुद्दा है वो बहुत अच्छे तरीके से मीडिया में भी उठा रहे हैं और जो आधिकारिक जो टेबल्स हैं उन पे भी उठा रहे हैं। हाँ। तो इस दौरान आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी वहाँ के स्थानिक नेता ने संपर्क नहीं किया है? नहीं, संपर्क कुछ भी नहीं किया हमें। किसने कुछ संपर्क नहीं किया, किसने कुछ का कॉल नहीं, कुछ भी नहीं आया अभी तक। हमारी कमिश्नर जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज के बाद धुआं नहीं उठेगा। और मैंने कमिश्नर जी को ये सूचना भी दी कि जो डंपिंग ग्राउंड है उसकी टैक्स पावती निकली हुई है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है। अच्छा, तो उस डंपिंग ग्राउंड की टैक्स पावती निकल टैक्स चुकी है? पावती इशू हो चुकी है, हमने उस पर भी आरटीआई डाला है, और उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिली नहीं है। क्यों ये प्रशासन जो स्लो काम कर रहा है, आज नहीं तो कल आरटीआई हमारे हाथ में जैसे आएगी तो हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये डंपिंग ग्राउंड को पहले तो बनाने में टालमटोल थी और अब उसे हटाने में भी पिछले 6-7 साल से टालमटोली चल रही है। क्या है एक्चुअली में, वहाँ की जो रहवासी है उनको वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। अभी धुएं में उनका दम घुटेगा तो वहाँ से वो ज़मीनें बेच के जाएंगे। और कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो वो ज़मीनें खरीद के वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से वो सब हो रहा है। आप अगर गहन विचार करेंगे और वहाँ की परिस्थिति देखेंगे, आजू बाजू में पहले वॉश के कारखाने थे, वो हट सकते हैं। तो ये डंपिंग ग्राउंड क्या चीज़ है, क्यों नहीं हट सकता है? अगर वहां पे आग लग रही है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, या तो उसे बंद करो या उसके ऊपर मट्टी डलवा दो। आग लगती है या लगाई जाती है? ऑफिसर लोग का कहना है आग ऑटोमेटिक गैस से हो रही है। जो डंपिंग का जो गैस एसिड जो उसमें है ना, एसिड से वो गैस आ रही है, ऑटोमेटिक आग हम आग नहीं लगाते। उनका कहना है ये ऑफिसर लोग का। हमने बालाजी से भी एमएलए जो हमारे बालाजी किन्नीकर है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि 1 जून तक घटेगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये एमएलए जो है शिवसेना के है, खासदार भी इनके क्षेत्र का है, मुख्यमंत्री साहब भी हमारे महाराष्ट्र के हैं, तो उनके क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड क्यों ऐसा? इसको देखिए, हटना चाहिए। आज तकरीबन 20 मई है हाँ, और आप कह रहे हैं कि एमएलए साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि 1 जून जून तक डंपिंग हट जाएगा। हट जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो चीज 6-7 साल में नहीं हुई वो अगले आने वाले 10 दिनों में हो जाएगी? नहीं होगी, मुझे थोड़ा नहीं लग रहा है, पर अभी आश्वासन अभी साहब ने दिया है, हमें उसको भी उनके ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। अगर डंपिंग ग्राउंड अगर नहीं हटेगा, तो हम आगे तक जाने की तैयारी हमने पूरा सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी हमने कर ली है। देखो चंदन जी, जब तक हम आगे तक जाए, इस मुद्दे को ऊपर तक उठाए, तब तक कितने लोगों की जान जोखिम में है, कितने छोटे बच्चे हैं। आपको भी मालूम है ये धुआं कितना घातक है जी। उन लोगों का। तब तक क्या आप धरना दें, प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें, इन लोगों ने हमारा माइंडसेट कर लिया है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि रहवासियों की तकलीफ को भी साइड में रखकर न प्रशासन इस बात का निवारण निकालने के लिए तैयार है, ना ही जो लोग वहां पे वोट लेने के लिए आते हैं उन्हें भी उस चीज की कोई पड़ी नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में इस चीज का भयंकर जो एक प्रकोप है वो स्थानिक नेताओं को झेलना पड़ेगा? वो तो वहाँ की जो पब्लिक जो आक्रोश में है वही जवाब देगी, क्योंकि वो कैसे सफर कर रहे हैं, वो क्यों रोड पे नहीं उतर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उनका ऐसे माइंडसेट कर दिया है, क्योंकि पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हो चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं ने मुद्दा उठा के बता दिया है कि ये मुद्दा हटने वाला नहीं है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वहां पे जो ऑफिसर आ रहे हैं वो बोल रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे कोशिश क्या करनी है, जो कानून है, जो वहाँ पे जो लीगल आपको मिला हुआ है एड भाई, आपको फॉलो करवाना है ना खाली। अबे डंपिंग ग्राउंड वहां से हटा हुआ है, आपको मालूम है, स्टे आ गया है, तो वहां कचरा दूसरा डालना नहीं है, फिर भी आप डाल रहे हो। आग लग रही है तो उसकी समस्या क्या है? वहां पे जानवरों के जो शव रहते हैं वो भी डाले जाते हैं, तो वहां पे कितनी बास है, बदबू है, लोगों को बीमारियां हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा था, WHO ने बोला ये धुएं की वजह से कोरोना फैल रहा है। अगर बाय चांस भविष्य में कभी फिर से वैसी समस्या उठ रही है, तो हमारे 5 नंबर का क्या हालत होगी, आप सोच सकते हैं। विशाल जी, क्या लग रहा है कि इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से तकरीबन कितना क्षेत्र जो है वो अफेक्टेड है और कितनी पॉपुलेशन उससे त्रस्त है? मेरे हिसाब से पूरा 4 से 5 नंबर पूरा, कम से कम 2 से 2.5 लाख वहाँ की आबादी है जो वहाँ पे रहती है। और वहाँ जहाँ डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ कम से कम ना करके 50,000 लोग रहते हैं, जो एकदम निम्न वर्ग से आते हैं। तो उनकी परिस्थिति ऐसी है, ना वहाँ से वो उठ सकते हैं, ना कहीं दूर जाके 12 भर के वहाँ रह सकते। वो अपनी जान भी जोखिम में रखे बैठे हैं, अपने बच्चों की जान भी जोखिम में रह के वहाँ रह रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो उन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जो वो हमको देके उन्होंने हमें वहां पहुंचाया है, तो उन लोगों के लिए भी हम कुछ करें और कुछ सोचें। दोस्तों, डंपिंग के विषय में आपने मनीष ठाकुर और विशाल भत्रेजा का प्लान ऑफ एक्शन सुना। अब आगे इसी कड़ी में हमारे अगले मेहमान उल्लासनगर 5 के व्यापारी प्रकाश रोहिड़ा जी से हमारा साक्षात्कार होगा। कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस कड़ी का अगला अंक जरूर देखिए।